हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 जो स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो चल रहा है अभी। और जो जनरल स्टडीज का पेपर है, पेपर 1 जो है उसका जो कॉपी है हमारे पास आ गया। इस समय मेरे पास सेट ए है, जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये सेट ए है हमारे सामने। हम आज अभी इस सेशन में इसी को डिस्कस करने वाले हैं। पहले पेपर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली चीज जो बदलाव हुआ है वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता चल गया होगा। जो नहीं दे पाए या अगली बार में देना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर की मार्किंग स्कीम में बदलाव लाया गया है। पेपर के लेवल में ज्यादा कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा मुझे। पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल वैसा ही है। जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो भी लगभग वैसा ही है। उसमें कोई खासा नयापन देखने को नहीं मिला है। कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल भी हैं, संदेहात्मक हैं, दैट वी कांट फाइंड द आंसर्स फॉर देम एक्यूरेटली। एमपीपीएससी अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी पहचान ही खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, है ना। तो अगर हम देखें तो मार्किंग में क्या बदलाव लाया गया है कि जो सही क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे उनके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप रॉन्ग आंसर्स देते हो तो आपको -1 यानी कि नेगेटिव मार्क्स मिलने वाले हैं। तो टोटल पेपर में जो है 100 क्वेश्चन आते थे, 100 के 100 क्वेश्चन बरकरार रखे गए हैं पेपर 1 में। लेकिन जो मार्क्स है वो बदल गए, क्योंकि अब एक मार्क्स जो है वो 3 मार्क्स का है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ हाईलाइट करके बकायदा पेपर में लिखा है हम लोगों ने, सो दैट स्टूडेंट्स बहुत जल्दी इसको देख लें, समझ लें, पढ़ लें अच्छे से, है ना। तो अब 300 नंबर का एक तरीके से आपका पेपर हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जो अंक प्रणाली है, जो मार्किंग सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। बाकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है या क्वेश्चन का लेवल जो है, मैं कहूंगा ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है, जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा है। कोई भी खासा अंतर नहीं आया, ना ही क्वेश्चंस के पैटर्न्स में बदलाव आया है। एज द फॉलोइंग पूछे जाते थे, पूछे गए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते थे, वो भी पूछे गए हैं का। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो सिंपल एमसीक्यूज हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए हम इस पेपर का डिस्कशन शुरू कर लेते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर आंसर की मिल जाए और आप ये तय कर सको कि आज आपने जो पेपर दिया है उस पेपर में आपने कैसा परफॉर्म किया है और लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है किस कैटेगरी में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। मेरे पास यहाँ पेपर का सेट ए है और स्क्रीन पर आपको सेट ए दिखाई दे रहा होगा। ये जो सेट ए है इसको मैं बेसिकली इंग्लिश मीडियम में लेकर आया हूँ, सो दैट क्योंकि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में चीजें समझ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी मैंने देखा है कि वो हिंदी में चीजों को जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो इस वजह से मैं इंग्लिश मीडियम में स्क्रीन पर चला रहा हूँ, और पेपर मेरे पास हिंदी मीडियम में मेरे हाथ में है, सो दैट जहां तक टर्मिनोलॉजी में नहीं है मैं हिंदी में भी बोलता जाऊंगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये सेट ए है बेटा। ये क्या है? ये सेट ए है। कहीं कहीं डर हो सकता है क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो ठीक से शायद प्रॉपर नहीं बन पाया होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कोशिश कीजिएगा, बाकी आप अपने आपके हाथों में पेपर होंगे तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम पहली बार डिस्कस करते हैं। सेट ए एमपीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे सामने आया है, वो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है इसमें। तो ये पूछता है कि विच इज द हाईएस्ट पीक इन द कुमाऊं हिमालय, मतलब कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। स्पेशली वो हिमालय जो बेसिकली उत्तराखंड के पार्ट में आता है, कुमाऊं हिमालय। यहाँ पर 7000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा नंदा देवी जो शिखर है बेटा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नंदा देवी शिखर जो है 7000 फीट से भी ज्यादा इवन नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स है द एंशिएंट नेम आस्किनी। निम्नलिखित में से किस नदी का पुराना नाम आस्किनी है। ऑप्शन दिए गए हैं व्यास, चिनाब, झेलम और रावी। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, व्यास, चिनाब, झेलम और रावी, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द क्लासरूम एज वेल, जो क्लासरूम में बच्चे बैठे होंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि चुनाव जीतने के बाद कैंडिडेट 5 साल के लिए ऐश करता है, ऐश से आस्किनी बनाया था, है ना। तो चुनाव से चिनाब बनाया था हमने, सो द राइट आंसर अगेन द बी, है ना। रावी को परुषिनी कहते हैं, व्यास को विपाशा कहते हैं, झेलम को विकासता कहते हैं। तो जो एकमात्र ऑप्शन हमारे पास बचता है वो चिनाब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा चिनाब। जिन लोगों ने बहुत हल्की फुल्की पढ़ाइयां लिखी होंगी, फैक्चुअल क्वेश्चन है, उनसे दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली बन गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 which were the top 3 states in the country in terms of area under forest। यानी भारत वनस्पति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यवार वनों के अंतर्गत क्षेत्र में देश के शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से। तो देश के शीर्ष 3 राज्य पूछे, जाहिर सी बात है कि भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में आता है, ये हमें पता है। और अगर ऐसा हमें पता है तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें पहला मध्य प्रदेश तो आएगा ही। लेकिन इन्होंने दिमाग चला करके क्या कर दिया है कि मध्य प्रदेश जो है 4 ऑप्शंस में एक जैसा दिया हुआ है पहली पोजीशन पर।
तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के बाद अगर आप जाओगे तो फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इतने ज्यादा फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। बाकी सब राज्यों में इतना ज्यादा एरिया उन राज्यों में अपना नहीं। तो मध्य प्रदेश के पास जाहिर सी बात है, अरुणाचल प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बड़ा ग्रेट हिमालयन फॉरेस्ट है यहाँ पर डेंस, और सिक्किम, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। द आंसर इज सी फॉर द थर्ड क्वेश्चन, इसे टिक कीजिएगा। एंड नेक्स्ट इसके बाद अगला वाला पार्ट आता है जो दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट पर बेस्ड इन लोगों ने पूछा था। फोर्थ क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और वो कूट दे रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं से चलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर ड्राइवन बाय द वेस्टर्ली विंड्स। हमने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स होती 35 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड लैटिट्यूड्स में फ्लो करती है और वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो करती है, यानी हॉट लैटिट्यूड और सब पोलर रीजन के बीच में ज्यादातर फ्लो करती है। और ये वेस्टर्ली विंड्स पछुआ पवनें कहलाती है क्योंकि पश्चिम दिशा से आती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में आने वाला जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है वो पछुआ पवनों से ही पैदा होता है, समवेयर नियर बाय द यूरोप मेडिटेरेनियन सी। सेकंड ऑप्शन बोलता है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस ब्रिंग मॉइस्चर फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, कि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से नमी लाता है। ये बात भी सही है, अभी अभी मैंने बताया। फिर तीसरा ऑप्शन देता है दैट दे कॉज रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन, कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांशतः सर्वाधिक शीत ऋतु में वर्षा का होता है। ये बात सही है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा के लिए जिम्मेदार पछुआ पवन का पश्चिमी विक्षोभ माना जाता है। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस इज रिस्पांसिबल फॉर द विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो दैट इसका आंसर जो आपको कोड्स दिए गए हैं वो कोड्स हैं ओनली सी इज करेक्ट। इसके बाद आपको कोड दिया गया है ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, ओनली बी एंड सी आर करेक्ट एंड डी ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो आपका सही जवाब होगा ए बी सी ऑल आर करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन। तो इसका आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर है आपका डी ऑप्शन। सारे कथन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हिच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। अच्छा, ज्यादातर पढ़ते हैं व्हिच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, इसके बारे में सबको पता है चिल्का। केरल में स्थित एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड। ये भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है, लॉन्गेस्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है भैया, इसको आप टिक मार्क कर दीजिए। सी आंसर इज ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन वेम्बनाड, दैट इज वेम्बनाड। देन आपका अगला क्वेश्चन जो आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनरल्स ईयर ऑफ 2022 व्हिच स्टेट ऑन द सेकंड रैंक इन कंट्री इन टर्म्स ऑफ मैंगनीज प्रोडक्शन। ये बात सबको पता है, मैंगनीज उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, सबसे ज्यादा मैंगनीज पैदा करता है मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं 2022 में एक बुक यानी कि एक ईयर बुक पब्लिश हुई, एक वार्षिक बुक निकली जिसे इंडियन मिनरल्स भारतीय खनिज नाम दिया गया। इस शीर्षक से आने वाली इस किताब के अनुसार इसमें किसको बताया गया था। अब पता नहीं क्यों वो लोग वहां तक जाते हैं। अब 2026 चल रहा है, आप 4 साल पुरानी चीजों पर जाते हैं 2022 में। पता नहीं क्यों मतलब इन लोगों के दिमाग में एक चीज घुसती नहीं है, वो चाहते हैं कि 2022 का बच्चा भी हो, मतलब उनको पता है, अच्छे से पता है एमबीबीएससी वालों को कि 2022 में जिस बच्चे ने परीक्षा दी होगी उसका तो नहीं निकला होगा इनके करंटों के चक्कर में, तो 2026 में भी वो पक्का बैठ रहा होगा, तो 2022 में उसने ये चीज याद करी होगी, इस वजह से 2026 में वो टिक लगा सकता है। पता नहीं कहाँ प्रीवियस माइंड लेकर जाते हैं ये लोग, इनके दिमाग में पता नहीं कौन सा गोबर भरा हुआ, आई डोंट नो। अच्छा नहीं, छोड़ो। ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र महाराष्ट्र जो उसके दक्षिण में आता है, जो साउथ ऑफ मध्य प्रदेश, वो शीर्ष नंबर पर दूसरे क्रम में मैंगनीज उत्पादन में आता है। अगर आप भारत के भूगोल में पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। वर्तमान समय में हमारा दूसरे नंबर पर चल गया। सो द आंसर इज सी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके लिए आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। देन आफ्टर अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। द 7 क्वेश्चन सेज टू यू in the year 2023-2024 what was the correct ascending order नहीं बढ़ता हुआ क्रम, ascending order of the top 4 states in the country based on rice production। okay, rice production यानी कि चावल की खेती के लिए वर्ष 2023-2024, कारण क्योंकि 2024, 2025 और 2025-2026 की रिपोर्ट इन लोगों ने खुद ही नहीं पढ़ी थी, इसलिए वर्ष 2023 से 2024 का पूछना पता कितने पढ़े। चलो छोड़ो, खैर के क्रम में देश के प्रथम 4 राज्यों का सही आरोही क्रम, आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे कम से सबसे ज्यादा तक हमें जाना है। तो सबसे कम से सबसे ज्यादा तक हमें जाना है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो भैया देखो, अभी सबसे ज्यादा चावल पैदा करने का जो क्रेडिट मिल रहा है
वो तेलंगाना राज्य को है। 1.5 साल पहले तक सबने मुझे याद है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था, बट रिसेंटली इसको चेंज किया गया है। और 2023-2024 की बात करें तो उस समय पर भी तेलंगाना प्रथम स्थान पर था। तो उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में और वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। इसके बाद पंजाब, जाहिर सी बात है कि अग्रणी राज्य है कृषि में, तो चावल उत्पादन अच्छा है। लेकिन अब यहाँ देखोगे तो तेलंगाना कम्स द फर्स्ट, उत्तर प्रदेश कम्स द सेकंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट में बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल कम्स थर्ड एंड पंजाब कम्स लास्ट ऑन द फोर्थ रैंक। दैट मींस द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है दैट इन अक्टूबर 2025 व्हिच सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म अफेक्टेड द ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर भरे हुए हैं, सारी मैगजीन्स में भी पब्लिश हुआ है, कोचिंग्स में भी पढ़ाया है, मैंने खुद ऑनलाइन करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में इसके बारे में आपको जानकारी दी है। जिन लोगों ने YouTube पे लेक्चर्स देखे होंगे उनको इसके बारे में पता होगा। ये मोन्था नाम का साइक्लोन था जो कि 2025 के लगभग अंतिम महीनों में इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट रेंज को हिट किया है। ये मोन्था, दैट वाज मोन्था, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो बहुत बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन था, जो थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे उनसे इजीली बनेगा और बन गया होगा। देन 9 क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो सेंसस पर आ रहे हैं, है ना, सेंसस से क्वेश्चंस आते हैं। 2011 सेंसस व्हिच स्टेट हैड द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। 2011 का है, बहुत पुराना आंकड़ा है, बहुत सारी किताबों में पब्लिश हुआ है, सब लोगों ने देखा होगा, जाना होगा। उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने सही आंसर ही लगाया होगा। दैट इज सी, अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम आई है लास्ट सेंसस में हमारे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द 9th क्वेश्चन। देन आफ्टर अगले क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं, दैट इज 10th क्वेश्चन। which of the following was the correct ascending order of the states in the installed capacity of renewable energy up to December 2025। दिसंबर 2025 तक जो नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता है, दिसंबर 2025 तक होगा, स्पेसिफिक डेट दी है 2026 की बात नहीं। उसमें राज्यों का सही आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या है, और बढ़ते हुए क्रम की बात करोगे तो सही बात है गुजरात वाज इनिशियली ऑन टॉप एट प्रेजेंट, बट दिसंबर 2025 तक की बात करूं, लास्ट डेटा जो मैंने एनालाइज किया था मुझे पता चला था राजस्थान उस समय पर पहले नंबर पर था। अगर आप दिसंबर 2025 तक की बात करते हो तो भाई मैं स्ट्रिक्टली ये बात पर अड़ा रहना चाहता हूं कि राजस्थान वाज ऑन टॉप एंड गुजरात वाज ऑन द सेकंड नंबर पर। असेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो राजस्थान सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि घटते से बढ़ते हुए की ओर हमें जाना है, ना कि बढ़ते से घटते हुए की ओर हमें जाना है। ठीक है, तो राजस्थान लास्ट में आना चाहिए, और राजस्थान के साथ फिर महाराष्ट्र, गुजरात के बाद, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद फिर आता है तमिलनाडु। लेकिन राजस्थान जिस ऑप्शन में सबसे लास्ट में दिया गया उसमें तमिलनाडु को एक्सेप्ट नहीं किया गया, कर्नाटका को ले लिया गया, जबकि वो सही नहीं है। इस वजह से ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है इस पेपर का जो मेरे लिए डाउटफुल है, क्योंकि मेरे लिए जो आंकड़ा दिसंबर 2025 तक का एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई एम स्ट्रिक्टली ऑन दिस फैक्ट दैट राजस्थान वाज ऑन द टॉप, नॉट द गुजरात वाज नॉट ऑन द टॉप, बट एट प्रेजेंट गुजरात इज ऑन द टॉप, है ना, हो सकता है। लेकिन दिसंबर 2025 के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान शीर्ष पर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। उसने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में अपनी बढ़त हासिल की थी उस दौर में, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए अगर इन लोग मानेंगे, अगर इनके आंसर की से देखोगे तो 100% सी ऑप्शन को ये लोग सही मानेंगे, क्योंकि गुजरात को अग्रणी दिखाएंगे, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन के ऑप्शन से गलती हो गए हैं, इन लोगों ने उनका ध्यान ना देकर के बना दिया, तो अब वो लफड़ा शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है। द क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट हाउ वर द मेंबर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिटी से बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, देखें इजीली हुए होंगे, जिन्होंने सब क्लासेस में भी बैठे होंगे, कहीं भी जाए, यहां बैठे हो इजीली हो चुके, इतना तो पढ़ाती है हर शिक्षक, आज से बिल्कुल इजीली बन रहे होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे लिए। हाउ वर द मेंबर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। भारत की संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार चुने गए थे। भारत की संविधान सभा के सदस्य जो थे वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुने गए थे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये प्रोसेस आज की डेट में भारत में राज्यसभा के सदस्य और भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसे पदों को चुनने के लिए की जाती है। आपको पता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि ये इनडायरेक्ट वोटिंग मेथड है जिसमें पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करती, पब्लिक द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करते हैं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति होती है। इस वजह से यहाँ पर बी ऑप्शन जो इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि आज जैसे विधानसभा है तब वहां पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी ब्रिटिश टाइम में। इस वजह से जब 1946 में इसके इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के या संविधान सभा के, तो वो इनडायरेक्ट मेथड से हुए थे, और मेथड का नाम था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल
वोट यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो इसका आंसर है बी दिया, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी। देन नेक्स्ट 12 क्वेश्चन पर चलेंगे। 12 क्वेश्चन, द सर्विस कंडीशन, क्या बोल रही है, द सर्विस कंडीशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फैक्चुअल है। सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड ऑन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आर्टिकल 124 जजेस के अपॉइंटमेंट, टोटल सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन के बारे में बताता है, मैंने तुमको क्लास में बताया होगा, जो लोग पढ़े होंगे, दैट 1 2 का 4 सुप्रीम कोर्ट में होता है, 124 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का, ये बताया भी था मैंने, गाना भी सुना था, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1, है ना, तो वही बना। लेकिन जो सेवा शर्तें हैं, अगर आपको क्लियरली देखो, स्टडी करो डायरेक्ट के अकॉर्डिंग भी, तो दो आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 4, इनमें ज्यादातर इनकी सर्विस कंडीशंस दी गई है, सेवा शर्तें दी गई। तो आंसर डी सही है इसमें वैलिड, कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 जो आपको दिया गया है, दैट इज करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, 13 क्वेश्चन कहता है, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर्स। लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर की शक्तियां होती हैं किस प्रकार के कार्य के निष्पादन में। पहला धन विधेयक, सबको पता है आर्टिकल 110 धन विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा के पास बराबर शक्ति नहीं होती, लोकसभा धन विधेयक की अंतिम अधिकारी है, राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं। फिर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, यस, ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन यानी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन यानी क्रिएशन सिर्फ राज्यसभा के पास है और किसी के पास नहीं है, राज्यसभा की विशेष शक्ति है। ओके, देन पैसेज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, भैया सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना, ये सबसे बड़ी समस्या है, इसमें कंफ्यूज हुए पक्का। देखो सरकार मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री से मिलकर बनाई जाती है और वो हमेशा लोकसभा में ही उत्तरदायी है, राज्यसभा में उत्तरदायी नहीं माने गए हैं, इस वजह से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के लिए है, किसी और सदन के लिए नहीं है, राज्यसभा के लिए नहीं है। नाउ द पैसेज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यस डेफिनेटली संविधान संशोधन का विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर आपको संविधान में कोई संशोधन करना है तो संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों समान अधिकारी होंगे, यानी आंसर होगा डी। क्या होगा, आंसर होगा आपके लिए डी। सो नाउ द आंसर इज डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे भैया, 13 के बाद आपका 14वां क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन जो आता है, दैट इज Which of the following is not an essential function of ग्राम पंचायत in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पंचायत स्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य क्या नहीं है, ये बताते हैं क्या नहीं है। तो वो बोल रहा है टू प्रोटेक्ट द असेट्स ऑफ ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत ही करेगी ना यार अपनी संपत्ति के वाली। टू प्रमोट कोऑपरेटिव सहकारिता को बढ़ावा देना, पंचायत करती है बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा देने का उनका घर में पूरा। टू कैच अननोन एनिमल्स एंड मेड डॉग्स, पागल कुत्तों को पकड़ना, या फिर अनओन्ड यानी कि आवारा जानवर जो होंगे जिनका कोई मालिक नहीं होता उनको पकड़ना, ये भी पंचायतों का काम है बिल्कुल, उनके लिए सेफ्टी अरेंजमेंट करना। टू ऑपरेट पुलिस स्टेशन, एक बात बताओ भाई, पुलिस इज सब्जेक्टेड टू स्टेट टेस्ट ऑलवेज, पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, पंचायत कैसे इस पर काम कर लेंगी, पंचायत की सूची में नहीं आता। आप उठाकर देख लीजिए, ना शेड्यूल 11 का सब्जेक्ट है, ना शेड्यूल 12 का सब्जेक्ट है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट टेस्ट, सो दैट डी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। पुलिस स्टेशन को ऑपरेट करना, पंचायत क्यों करेगी भाई पुलिस स्टेशन को ऑपरेट, सीधी सी बात है। 15वें क्वेश्चन पर जाते हैं, 14वें का आंसर डी होगा। नगर पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बेटा नगर पंचायत बनाई जाती है। देखो मैंने आपको बताया है या आपने पंचायती राज में पढ़ा होगा, संविधान के भाग 9 और भाग 9 का में पार्ट 9 और पार्ट 9A में हमने रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नेंस पढ़े हैं। रूरल एरियाज में 3 लेवल्स पढ़े हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, और अर्बन एरियाज में शहरी क्षेत्रों में पढ़े नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं नगर पंचायत की, तो पहला स्तर है इसका शहरी क्षेत्र का। तो जब कोई क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से संक्रमण हो रहा हो यानी परिवर्तित हो रहा हो शहरी क्षेत्र में, कोई ग्रामीण निकाय नगरीय निकाय में बदल रहा हो, यानी कि एनी ऑफ द रूरल प्लेस इज गोइंग टू बी ट्रांजिशनड इनटू एन अर्बन प्लेस, कोई रूरल एरिया अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ऐसे एरिया में हम नगर पंचायत लाते हैं। तो ये देखो पहले ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है ट्रांजिशनल अर्बन एरिया, राइट, तो ट्रांजिशनल अर्बन एरिया इज करेक्ट ऑप्शन। 15 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए। देन 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल करता है साहब। हर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति है। बेटा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति है संवैधानिक तौर पर, ये संविधान में लिखा गया है। गवर्नर कैन एडवाइज द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बट कैन नॉट अपॉइंट द जस्टिस एनी ऑफ द जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट।
लेकिन वो हाई कोर्ट के किसी भी जज को अपॉइंट नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर करना, ये पूरी शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में है। हाँ, राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल से इस संबंध में सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति, if president wants, he can take the advice in this concern from the governor of the state. So दूसरा ऑप्शन सीधे ही मिल गया, तीसरा पर चौथे पे जाने नहीं है, बहुत ही सीधा कि भैया ये राइट गवर्नर के पास नहीं है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के। So answer B is very correct for the 16th question, right? 16वें प्रश्न के लिए आंसर B is correct. Next 17th question. In the part 4th, संविधान के भाग 4 यानी कि EPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला, नीति निर्देशक तत्व वाला, relating to the directive principles of state policy, which of the following articles was not added by the 42nd Constitutional Amendment Act? 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया? ये सीधे तौर पर वो पूछ रहे हैं। आपको ऑप्शन दिए गए आर्टिकल 39A, 43A, 43B, 48A। मुझे एक चीज याद है, आर्टिकल 43B क्लास पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव मैनेजमेंट से रिलेटेड है, यानी कि सहकारिता के प्रबंधन से रिलेटेड है। सरकार को एक जिम्मेदारी दी गई है कि सहकारिता का प्रबंधन सरकार करेगी अपने अपने क्षेत्रों में, और स्टेट यानी राज्य या भारत का ये कर्तव्य होगा। तो आर्टिकल 43B की जब मैं बात करता हूं तो मुझे याद है ये 97th अमेंडमेंट ऐसा कुछ से जोड़ा गया, अगर आपको भी याद आ रहा हो। 2011 की बात होगी, 2011 कोऑपरेटिवनेस लाई गई थी, और उसके बाद में मोदी जी ने अभी जाकर के बनवाया सहकारिता मंत्रालय, अमित शाह पहले सहकारी मंत्री, गृह विभाग और सहकारिता मंत्रालय, कोऑपरेटिव और होम अफेयर्स, दोनों की बात है। तो आंसर सी इज वेरी करेक्ट भाई, दैट वाज नॉट ब्रॉट अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं लाया गया, ये 97th अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था, इस बात को ध्यान रखना। सो आंसर इज 43B आर्टिकल, दैट मींस ऑप्शन सी और 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18 इज द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव्ड फर्स्ट चैलेंज थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? ओके, संविधान में संसद द्वारा संशोधन ना करने की शक्ति है ना, या संशोधन ना करने का अधिकार, इसी चुनौती सबसे पहले इतिहास में संविधान की किसमें दी गई थी? शंकरी प्रसाद केस ना 1951 की बात है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ केशवानंद भारती, ये तो अंतिम केस माना गया, सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जाता था 1973 का, है ना। फिर गोलकनाथ केस आया था, यहाँ पर आपको शंकरी प्रसाद केस याद रखना है, और क्या बनता है, इसने सबसे पहली बार चुनौती दी थी, तो ऑप्शन होगा डी। आंसर इज डी फॉर द 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सेशंस ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? मध्य प्रदेश की विधानसभा के सत्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, देयर मस्ट बी अ मिनिमम 2 सिटिंग्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन कैलेंडर ईयर। एक वर्ष में विधानसभा के न्यूनतम 2 अधिवेशन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि विधानसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर रखा जा सकता है। एक वर्ष में 12 मंथ्स होते हैं, 12 माह होते हैं, इसका मतलब एक साल में मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए। 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर होना चाहिए। तो सेम टू सेम पॉइंट है जो डिस्कस किया, देयर मस्ट नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ्स बिटवीन 2 सेशंस। ओके, द गवर्नर समन्स द सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को बुलाते हैं, बिल्कुल सही। जैसे संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बुलाते हैं, वैसे जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट है यानी कि राज्य की विधानसभा है, उसका सेशन गवर्नर बुलाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त करते हैं। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोरोगेट्स इट्स, अच्छा प्रोरोगेशन का राइट स्पीकर का होता ही नहीं भाई, प्रोरोगेशन का राइट जो है वो राज्यपाल का, केंद्र में या संसद में राष्ट्रपति का। जो हाउस स्पीकर होते हैं उनका राइट एडजर्नमेंट का होता है, साइन डाई का होता है, प्रोरोगेशन का नहीं होता, है ना। किसका नहीं होगा? प्रोरोगेशन का नहीं होगा। वो एडजर्न कर सकते हैं, वो साइन डाई ले सकते हैं, है ना, यानी कि वो स्थगन कर सकते हैं, साइन डाई ले सकते हैं, लेकिन प्रोरोगेट नहीं कर सकते। तो प्रोरोगेशन दिया हुआ यानी कि 17 वसान किया गया है, अधिवेशन का समाप्त करना। 17 वसान या 17 आह्वान का राइट होता नहीं होता बेटा, 17 वसान 17 आह्वान, सदन की क्लोजिंग और सदन का ओपनिंग ये प्रेसिडेंट या गवर्नर करते हैं। राज्यों में गवर्नर करते हैं, सेंटर में प्रेसिडेंट करते हैं संसद के लिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोरोगेशन एंड साइन डाई, यानी कि जो आपका स्थगन है और साइन डाई है वो हाउस स्पीकर कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज वेरी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 कम्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन has been given the special responsibility of safeguarding the rights and interests of the Anglo-Indian community? आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व किस आयोग को दिया गया है? ऑप्शंस देखो, द नेशनल कमीशन, तो एंग्लो इंडियंस के लिए स्पेशल कमीशन तो बनाई नहीं है, कभी हमने नहीं बनाया, है ना। बट भारत के संविधान में अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक विशेष बात कही गई है कि
भारत का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि शेड्यूल कास्ट कमीशन जो होगा, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, वो एंग्लो इंडियन समुदाय के हितों की रक्षा करेगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर जो दिया हुआ वो सही है। इसमें कंफ्यूजन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से होती है, क्योंकि जिसके लिए कोई विशेष आयोग नहीं है, वो इंसान तो है, इंसान की जाति में तो सब आते हैं, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन तो प्रोटेक्शन देगा। तो शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने ह्यूमन राइट्स कमीशन लगाया हुआ है, सोच रहे होंगे कि ये लगाना चाहिए, है ना, लेकिन वो सही नहीं है। आर्टिकल 338 को आप पढ़ेंगे, उसमें आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट मिलेगा, राइट। तो एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज रिस्पांसिबल फॉर दिस रिस्पांसिबिलिटी, राइट। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर 20th क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन 21वां प्रश्न आता है, एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि नमूना, क्या है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का मतलब? नमूना पंजीकरण प्रणाली, नमूना पंजीकरण प्रणाली। व्हाट वाज द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन 2020 इन इंडिया? 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर क्या है? ये आंकड़ा 2020 में लाया गया है, इसको आप देखोगे तो 32 प्रति हजार पर आई थी, यानी 1000 में से 32 शिशु 5 वर्ष से कम आयु में ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, राइट। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन 32। देन नेक्स्ट, ये पूरे फैक्चुअल है। हाउ मेनी टारगेट्स हैव बीन सेट अकॉर्डिंग टू द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखो, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सुना होगा, एसडीजी स्पेशल डेवलपमेंट जो गोल्स बनाए थे यूनाइटेड नेशंस ने, है ना, बाय द ईयर 2030 को एक्सेप्ट करना है। भारत ने भी इनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है ना, इंडिया ने इसको कंप्लीटली एक्सेप्ट किया है। इसके सारे गोल्स, सब गोल्स, यानी कि उपलक्ष्य और लक्ष्यों को मिला दिया जाए तो दीज आर रिकॉर्डेड 169, ये 169 है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। कितने हैं? वैसे तो 17 की बात की जाती है, लेकिन 169 कुल हैं सब मिला करके, ठीक है। तो आंसर डी। 23 question that if one parent has sickle cell disease and the other is a sickle cell disease carrier, ओके, माता या पिता में से कोई एक को सिकल सेल बीमारी है और दूसरा सिकल सेल बीमारी का वाहक वाला होगा, है ना, वाहक है, तो उनके बच्चे कितने प्रतिशत सिकल सेल रोग वाहक वाले हो सकते हैं? देखो, सिकल सेल से इफेक्टेड होना या सिकल सेल रोग से, सिकल सेल बीमारी से के लिए वाहक होना, करियर होना, दोनों कंडीशन बनती है, क्योंकि मम्मी पापा में से एक तो है जिसको सिकल सेल ऑलरेडी है और दूसरा वो है जिसका करियर है। तो बच्चा जो पैदा होगा उसके पास दोनों पॉसिबिलिटीज है कि उसको बीमारी हो भी सकती है या वो सिर्फ एक करियर भी बन सकता है, इसका चांसेस 50-50% होता है, 50-50%, है ना। तो इसका आंसर 50 होगा बेटा, आंसर इज बी, दैट इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वाज द इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप 2026 हेल्ड? वर्ष 2026 में हीट वेव वर्कशॉप 11-12 फरवरी को ऑर्गेनाइज की गई थी। अभी आया था भाई न्यूज़ पेपर में, बहुत होगा, ये सुषमा स्वराज भवन में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, अगर आपको याद है, सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में, है ना, वहां से ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 इज द सीएसआईआर। ओके, सीएसआईआर के डिफरेंट सेंटर्स हैं बेटा इंडिया में, अलग अलग जगह पर अलग अलग डिफरेंट सेंटर्स हैं। सीएसआईआर नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनजीआरआई के बारे में पूछा है। एनजीआरआई कहां लोकेटेड है ना, जैसे सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के भोपाल में, इन द सेम वे एनजीआरआई इज इन हैदराबाद, याद रखिएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट डायरेक्टली, है ना, अटैकिंग क्वेश्चन है, अगर पढ़ा होगा तो इजीली लगा सकते हो, इसमें तो कोई आपको लॉगरिथम और इंटीग्रेशन तो नहीं करना। ओके, 26 व्हिच ब्रांच ऑफ द साइंस डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ओके, मौसम और वायुमंडलीय गतिविधियों का 100% मीटरोलॉजी करती है भाई, मौसम विज्ञान करता है, उसमें तो प्रेडिक्ट करके बताते हैं आज बादल होंगे, आज बारिश होगी भारी, आज सिर्फ नमी रहेगी, आज सूरज अच्छा होगा, मौसम विज्ञान में होता है ना ये सब, तो मीटरोलॉजी। आंसर इज सी फॉर द 26th क्वेश्चन। नेक्स्ट 27, व्हिच इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट launched in the early 1980s became the first fully operational satellite of the INSAT series and significantly strengthened India's telecommunication and broadcasting service. माने कि 1980 के दशक के प्रारंभ में प्रक्षेपित वह कौन सा भारतीय संचार उपग्रह था जो इनसेट श्रृंखला का पहला पूर्णतः कार्यशील उपग्रह बना और भारत की दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं को सुरक्षित। सही है भाई, इनसेट 1 पहली बार भेजा गया था, इनसेट 1 ने 10th of April 1982 सही डेट लिखी है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि इनसेट जो फर्स्ट 1A था बेटा, पहला जो सीरीज का उपग्रह था वो फेल हो गया था, किसी तकनीकी कारण की वजह से ये सफल नहीं हो पाया था, इस वजह से ये एस्टैब्लिश नहीं हो पाया था ऑर्बिट में पूरी तरह। लेकिन इनसेट 1 भी जब इसके एक साल बाद भेजा गया था 30th of August 1983 को, तो इनसेट 1 भी पूरी तरीके से कम्युनिकेबल था अर्थ सेंटर के साथ। सो इनसेट सीरीज का पहला ऑपरेशनल और सक्सेसफुल सैटेलाइट इनसेट 1 भी है जो 30 अगस्त 1983 30th of August 1983 को भेजा गया है।
इस बात को ध्यान रखिए, है ना। ये भी आंसर ये होगा, ए नहीं होगा, शायद कुछ लोग कंफ्यूज होकर के ए लगा के आए होंगे, तो वो लोग इसे इंप्रूव करेंगे। ओके, देन 28th क्वेश्चन आता है हमारे सामने। इन जून 2025 ग्रुप कैप्टन शुभांशु, बहुत इजी क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला created history by reaching a major milestone in India's space journey. What was his historic achievement? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष भेजा गया था नासा की ओर से। ये भारत से जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर समय बिताकर आए, और ये विमान चालक यानी कि पायलट के तौर पर गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन रहे थे, इसलिए इनकी ट्रेनिंग विमान चालक के तौर पर चुनी थी, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, फर्स्ट इंडियन जाने का। तो आंसर इज सी ऑफ दिस क्वेश्चन, 28 का सी आंसर होगा। देन 29वां क्वेश्चन आता है आपके सामने। फ्रॉम वेयर वाज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड एंड व्हाट वाज यूनिक अबाउट इट्स लैंडिंग स्टेज? कहां से लॉन्च होगा भाई? कोई भी सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है रॉकेट के थ्रू, तो वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा में लॉन्च हो रहा है भारत से, है ना। इसरो के पास वही लॉन्चिंग पैड है सतीश धवन में। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर ये तो सही है, विक्रम नहीं होगा, विक्रम करावई श्रीहरिकोटा नहीं होगा, नहीं। वो नॉर्थ पोल पर नहीं है, नॉर्थ पोल पर बहुत लोग पहुंचे हैं, हम साउथ पोल पर गए, साउथ पोलर रीजन, है ना। दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर लैंड करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला एक तो चंद्रमा पर पहला देश भारत बना, और दक्षिण ध्रुव पर साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश भी भारत बना, इस बात को ध्यान रखना, है ना। तो 29 का बेटा ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन। 30 व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर द थर्मोरेगुलेशन? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग तापक्रम नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तापक्रम यानी कि टेंपरेचर को सेंस करता है बेटा, ये हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ योर फोरब्रेन। आपका जो अग्र मस्तिष्क होता है उससे जुड़ा हुआ एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, ये डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड से भी जुड़ा होता है आपकी। तो हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट है। बायोलॉजी का बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, है ना। देन नेक्स्ट, इन कंप्यूटर EPROM, EPROM स्टैंड्स फॉर इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट्स वेरी सिंपल, क्लास में बताया होगा आईसीटी की। इरेज़ेबल की दो चीजें बताई हैं मैंने, एक तो रोम, एक EPROM और एक डबल EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल EPROM भी आता है और एक EPROM भी आता है, ये इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का डी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट फॉर दिस। 31 का आंसर होगा डी ऑप्शन। देन 32 Which of the following is not an AI language? लिस्ट तो भैया पहली AI लैंग्वेज में से एक मानी जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब लेकर आए जॉन मैककार्थी ने, जब इसको एड्रेस किया था तब लिस्ट आई थी। देन आफ्टर जो लिस्ट प्रोग्रामिंग के नाम से जानी जाती है ना। फिर प्रोलॉग, यस प्रोलॉग इज एन AI। ये बीबीवाई को बर्बी भी कहते हैं, बर्बी और बीबीवाई, है ना। ये शायद आप लोगों में कुछ लोगों ने नहीं भी सुनी हो। बीबीवाई दैट इज आल्सो कॉल्ड बर्बी, है ना, दैट इज एन AI लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज नॉट AI लैंग्वेज, जैसे C, C++ ऊप में आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, है ना। ये AI लैंग्वेज नहीं है, इसके थ्रू AI टूल्स डेवलप नहीं किए गए। So B option is correct in 32 questions. 33 LED का सीधा फुल फॉर्म पूछा है, stands for LED stands for लाइट एमिटिंग डायोड, ना C option डायरेक्ट है, ये तो 10th में पढ़ते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, LED इज लाइट एमिटिंग डायोड। 34 ई मार्ग एंड ई गवर्नेंस सॉल्यूशन, ई गवर्नेंस सॉल्यूशन ई मार्ग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क स्कीम जो है, उसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों में सुधार लाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जनरेट किया गया था जिसे ई गवर्नेंस कहते हैं। तो रूरल रोड्स मेंटेनेंस पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन 34 के लिए रूरल रोड, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लाया गया या विकसित किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। ओके 35 वेब पेजेस ऑफ वेबसाइट कैन बी डिजाइन्ड यूजिंग HTML। HTML का फुल फॉर्म डायरेक्टली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फर्स्ट आया है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये ऑप्शन डी ऑप्शन। 35 का बेसिक है, पढ़ा होगा सभी लोगों ने, इसको सभी ने सही लगाया होगा। ओके इन कंप्यूटर बायोस स्टैंड्स फॉर, बायोस लिया, कंप्यूटर को चालू करते समय सबसे पहले बायोस ही अपलोड होते हैं। ये करने का काम या जिम्मेदारी जिसे दी जाती है वो होता है बूटस्ट्रैप लोडर, है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं जो बेसिकली आपके रोम में स्टोर किए जाते हैं रीड ओनली मेमोरी में। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 36, बेसिक इनपुट आउटपुट बायोस के लिए होता है। द टर्मिनोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, अरे ये तो मैंने बताया कि तुमको, कौन है? जॉन मैककार्थी, बी जॉन मैककार्थी। अभी जब लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे क्या इसमें ही बताया, जॉन मैककार्थी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको एड्रेस किया था एआई को। देन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर यूज्ड फॉर हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन, ओके। एंड स्प्लाइसिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, स्प्लाइसिंग अरे ऑप्टिकल फाइबर केबल अक्सर जब ऐसे टूट जाती है या तो उन्हें कनेक्टर के थ्रू जोड़ा जाता है ना। या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को
लंबा करने के लिए अगर हमें जोड़ा जा रहा है ना, जो भी हम पर्पस से कर रहे हैं, कुल मिलाकर के कहानी है कि दैट इज जॉइनिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने की प्रक्रिया स्प्लाइसिंग कहलाती है। बहुत सिंपल सी चीज, बस इतनी सी है, याद रखिएगा। तो आंसर इज सी फॉर 38। देन 39 कहता है ई अनुज्ञा सर मंडियों के लिए लाया गया था। मंडी व्यापारी ऑनलाइन ई अनुज्ञा पर रजिस्ट्रेशन कराकर परमिट ले सकते हैं सब्जियां बेचने का। मध्य प्रदेश राज्य के बाहर भी वो अपनी सब्जियों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहां है? क्रॉप मूवमेंट आउटसाइड ऑफ मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन। बाकी है लीटर मिनरल लीटर, ठीक है, ये ऑप्शन इज वेरी करेक्ट फॉर 39। 40 क्वेश्चन इन वेब ब्राउजिंग यूआरएल, अरे यूआरएल ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2013-14 में पूछा गया। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो वेबसाइट का एड्रेस बताता है कंप्यूटर पर, किसका एड्रेस बताता है? वेबसाइट का एड्रेस बताता है। Then 41 the award given by Madhya Pradesh in Malkam प्रभाल जोशी अवार्ड, ये ऑप्शन प्रभाल जोशी अवार्ड, इसमें भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑन 14 जनवरी 2026 सर्गियो गौर यूएसए के बने अभी हैं, अभी रिसेंटली इसी साल 2-3 महीने पहले, है ना, सर्गियो गौर आए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भारत में राजदूत के तौर पर आए हैं, या फिर भारत में यूएसए के प्रतिनिधि के तौर पर। सर्गियो गौर, ध्यान रखना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के हैं, यूएसए। ओके, ये बड़ा ब्लर हो गया है, थोड़ा माफ करना, मुझे अच्छी समझ नहीं आ पाई है, मैं पढ़ देता हूं, बाकी लोग भी देख लेना। इन विच फील्ड वाज मोहन नागर, ओके, अभी रिसेंटली को पद्मश्री मिला था, अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2026 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है, आने थे तो पेपर नहीं तो बीएससी वालों ने नाम दिया है, चलो छोड़ दो। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, डी भैया, पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया, इस वजह से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला, बाय व्हिच कंट्रीज will the 2026 Women's T20 वर्ल्ड कप बी होस्टेड? 2026 का महिला T20 वर्ल्ड कप किन देशों द्वारा आयोजित किया जाएगा? ये भैया जून जुलाई में ऑर्गेनाइज होना है, 2026 में इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित होगा। इंग्लैंड और वेल्स दोनों मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। कौन कौन? इंग्लैंड एंड वेल्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 45 इज फ्रॉम वेयर वाज द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कहां से शुरू किया? मध्य प्रदेश। धार जिले से, सब चीजें धार से शुरू करते हैं मोदी जी, सी ऑप्शन। तो कब लगा दे करो, नहीं है ना, धार लगा दो, सारी चीजें धार से शुरू हो रही है, धार, सी ऑप्शन। ओके, हु वाज अवॉर्डेड, अगला 45, हु वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2026 फॉर कंट्रीब्यूशन टू द फाइनेंशियल सेक्टर इंडस्ट्री एंड ट्रेड? वित्तीय क्षेत्र में योगदान के 2026 में पद्म भूषण अवार्ड किसे दिया गया? पद्म भूषण अवार्ड उदय कोटक को दिया गया। कोटक महिंद्रा, कोटक एंड महिंद्रा बैंक ज्वेलर्स के संस्थापक हैं उदय कोटक, बी ऑप्शन, उदय कोटक को दिया गया। अगला नेक्स्ट 47 सुमन शक्ति चैटबॉट महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं से संबंधित जितनी भी विकार होते हैं उनकी सही अवेयरनेस जागरूकता फैलाने के लिए एक ऑनलाइन चैटबॉट प्लेटफॉर्म दिया गया है जिस पर महिलाएं अपनी समस्याएं पूछ सकती हैं। एक तरीके से डिजिटल दीदी पहल, डी से कहा गया, क्या कहा गया? डिजिटल दीदी। डिजिटल दीदी है एक प्रकार की महिलाओं को अपनी तरफ से एडवाइसेस करती है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ द वीमेन, महिलाओं की स्वास्थ्य से जुड़ी, बी ऑप्शन। व्हाट वाज द थीम ऑफ द साहित्योत्सव 2026 ऑर्गेनाइज्ड? ये नहीं आया होगा किसी में, नहीं यार, यहां पर ये बड़ा स्पेसिफिक रहता है। क्या आंसर है? फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, साहित्योत्सव 2026 जो साहित्य अकादमी द्वारा दिल्ली में आयोजित किया गया था मार्च और अप्रैल के बीच में, उसकी थीम थी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। बेटा ध्यान रखना, क्या थी? फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। देन अगला, व्हाट इज द न्यू बेस ईयर ऑफ द सीपी? अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है सर, अभी जस्ट अभी अपडेट हुआ है, पेपर में क्या आया? 2012 बेस ईयर था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2024 कर दिया गया, बदल करके। ध्यान रखना 2024, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये रिसेंट करंट अफेयर है बिल्कुल। Then the United Nations has declared the year 2025 as the International Year of Water. संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष? 2013 मिनट में आया था, वर्ष नहीं पता, सहकारिता कोऑपरेटिव को डेवलप किया गया था इस बार। यस, यूनाइटेड नेशंस ने कोऑपरेटिव के इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, कोऑपरेटिव को डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से इसको शुरू किया था, मतलब घोषित किया इस बार सेलिब्रेट करना। 2025 को हमने इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के फॉर्म में बनाया है, ठीक है। 51 क्वेश्चन है, इन द वैदिक लिटरेचर सभा एंड समिति आर कॉल्ड टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पहली बार भी यही पढ़ते हैं जब विलास की स्टडी करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 51।
52 व्हेन डिड द तेभागा मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट भैया आजादी के दौर में ही चल रहा था, ये सितंबर 1946 में, सितंबर 1946 में तेभागा आंदोलन, ये अलग से लिखवाया होगा। जब मैंने स्थानीय क्षेत्रीय आंदोलन बताए हैं उनमें अलग से बताया होगा, देखो कॉपी में भी लिखा होगा जो खास वाले होंगे। सितंबर 1946 52 का ये ऑप्शन। 53 इन व्हिच टेक्स्ट द 4 आश्रमास हैव बीन मेंशन्ड, चार आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। इन्होंने ये जवाहर क्वेश्चन में दिया हुआ, ये तो मैथ बुक में भी दिया, अरे इनकी मैथ बुक में भी लिखा हुआ, मैंने आपको परचेज करवाई है, उसमें पढ़ा उन्हीं से ज्यादातर मैंने आपको डिस्कशन की थी। जवाहर क्वेश्चन बी ऑप्शन 53 का बी ऑप्शन। द नेक्स्ट 54 who also founded the United Provinces किसान सभा in 1918, ओके महामना मालवीय ने नहीं किया, बाबा रामचंद्र इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी was one of the founder, है ना, अकेले नहीं थे लेकिन इनमें से, लेकिन क्वेश्चन में बस वही दिए हुए, सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 54। 55 दैट डिपिक्शन ऑफ कृष्णा एंड बलरामा इज फाउंड इन द कॉइन्स ऑफ व्हिच इंडो-ग्रीक रूलर, किस हिंद यवन शासक के सिक्कों पर या मुद्राओं पर, है ना, कृष्ण और बलराम के अंकन मिलते हैं। ठीक है, मिनांडर बौद्धिस्ट हो गया था, मिल नहीं सकते। डेमेट्रियस ने बुद्धिज्म फॉलो किया है, मिल नहीं सकते, है ना। यूकैरिटाइडस ये बहुत पुराना रहा था, है ना। अगाथोक्लीज, है ना, कृष्ण को हेराक्लीज के नाम से भी बताया गया है यूनानी साहित्यों में, इसकी वजह से अगाथोक्लीज वाज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 55। ये इसकी का स्पेसिफिक क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फीमेल अलवार संत? मधुरा कवि, पेरुमल, अच्छा वैसे भी लगा सकते हैं इसको आप, ऊपर के तीन नाम देखो लड़कियों के लगे नहीं रहेंगे, बस एक ही अजीब सा नाम है अंडाल, अंडाली आप एक लगा सकते हो। यस, अंडाल वाज अ फीमेल अलवार संत, इनका नाम मैंने लिखवाया हुआ है कॉपी। जब मैंने भक्ति आंदोलन पढ़ाया है, नैनार और अलवार संतों के बारे में बताया है, उसमें उनके कुछ नाम लिखवाए हैं, उनमें एक नाम अंडाल भी लिखा है, कॉपी खोल के देखना मिलेगा। 57 एज पर एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस वाज कॉल्ड यवनप्रिया, यवनों का प्रिय। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से भारत में किसे यवन प्रिय कहा जाता है? सर यवन नहीं बेटा, यूरोपियंस जब आए भारत में, चाहे वो पोर्चुगीज हो, ब्रिटिशर्स हो, डैनिश हो, डच हो, है ना, या फ्रेंच हो, कोई भी आया, और ग्रीक्स भी जितने भारत में, जितने इवन अरेबियंस जो इंडिया में आए, उन सबको भारत में एक मसाले की चाहत बहुत रही है, और वो मसाले का नाम था ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। तो काली मिर्च के बड़े शौकीन थे, इसीलिए भारत का एक मसाला ही सबसे ज्यादा उन लोगों का प्रिय रहा, वो ब्लैक पेपर है। अगला, इन विच इंस्क्रिप्शन इज द मेंशन्ड भारत, ये मैं सोच रहा था यार ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए और मेरा दिल खुश हो गया इसको देख करके। भारतवर्ष आपकी पहली यूनिट में पहले टॉपिक का हिस्सा है भारतवर्ष, है ना, भारतीय ज्ञान परंपरा, और उसके बाद सीधा दूसरा टॉपिक भारतवर्ष ही दिया हुआ है। भारतवर्ष को स्पेसिफिकली पढ़ना था, उसके अलग से नोट्स मैंने डेवलप किए। भारतवर्ष से संबंधित क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ और भारत के क्या क्या अन्य नाम हैं, जैसे ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, भारतवर्ष आदि। और भारत होने का भी जैसे विष्णु पुराण में क्या उल्लेख मिलता है, मार्कंडेय पुराण में क्या उल्लेख मिलता है, महाभारत में क्या है, भगवद गीता में क्या है, ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर है, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर जो कालिदास बताते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, ये सारी चीजों पर डिस्कशन हमने की है बहुत अच्छे से। और तब जाकर के सार्थक होती है चीज जब ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है कि हमें लगता है कि वाकई में ये क्वेश्चन हमें लीड दिलाएगा, क्योंकि जो इजी है, जो सबने पढ़े तो सबसे हो जा रहे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक है जो हर कोई नहीं पढ़ पा रहा, तब जाकर के मेहनत सफल हो रही है। तो इतने लेवल तक आपको जाना चाहिए डेफिनेटली। हमने इसके बारे में स्टडी किया है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल नाम के कलिंग के राजा ने बनवाया था, सातवाहनों के समकालीन राजा था, उस खारवेल नाम के राजा का हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा अभिलेख मैंने बताया, उसके सारी गुम्फाओं के नाम भी हमने लिखे हुए हैं, भुवनेश्वर के पास स्थित है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। सबसे पहले इस पर भारतवर्ष का नाम अंकित है, इन अभिलेखों में इस पर भारतवर्ष का नाम अंकित है, इस बात को ध्यान रखना। डी ऑप्शन इज फॉर 59 द ड्राफ्ट द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। ओहो, भगत सिंह ने जब बम फोड़ा था सेंट्रल असेंबली में, उस कहानी पर फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब वाज रिटन बाय भगवती चरण बोरा, सही बात है। एट विच रिक्वेस्ट एंड आफ्टर अ फुल डिस्कशन विद हिम, यानी अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते डिस्कस किया है ना। राम प्रसाद बिस्मिल सुखदेव राजगुरु जेल में से कर नहीं सकते थे, भगत सिंह ने बम फोड़ा था, उस पर दर्शन लिखने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भगवती चरण बोरा जो एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद के बहुत ही नजदीकी थे, भगवती चरण बोरा को चंद्रशेखर आजाद ने निवेदन किया था कि इसके बारे में दुनिया को जानना चाहिए, देश को जानना चाहिए, आप इस पर उल्लेख लिखिए, तब जाकर उन्होंने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखा था। ऑप्शन बी इज वेरी करेक्ट फॉर 59। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, हु वाज द ऑथर ऑफ द सीक्रेट डॉक्ट्रिन? एचपी ब्लावात्स्की, मैडम हेलेना ब्लावात्स्की,
थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थी जो है ना, वही हेलेना ब्लावात्स्की ने लिखी थी बेटा द सीक्रेट ऑफ नीड, ध्यान रखिए। 61 व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ कमार ट्राइब। और यार की क्या दिया पता नहीं, 2011 के सेंसस के अनुसार कमार जनजाति कितने लोग हैं, मतलब क्या चाहते हो भाई, क्या बनना है, मतलब छोड़ो ना उसकी। एक बात बताओ, तुमने ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कितने पद निकाले हैं? नहीं, मैं मतलब सरकार से पूछता हूँ ये बात, है ना, मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछता हूँ ये बात, मैं मध्य प्रदेश के उन लोगों से पूछता हूँ जो मध्य प्रदेश पर्सनल्स के लिए काम कर रहे हैं, कार्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो जो जिम्मेदार हैं ये वैकेंसी लाने के लिए। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कितनी जगह लाए हो जो तुम्हें जानना है बच्चों से कि कमार जनजाति की कितनी जनसंख्या है? पेपर बनाना सीख लो, पेपर बनाना सीख। मैं इसको सर्कल मारूंगा भाई 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। आई पर्सनली कंसीडर इतने कम के कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, कितनी कम जनसंख्या होगी। मैं मानता हूँ ये पीबीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है कमार जनजाति, लेकिन इतने कम रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, मेरे पास इससे ज्यादा रिकॉर्ड है। And that's why this is an objectionable question. 62. According to the 2011 census, how many tribes are there in Madhya Pradesh except particularly vulnerable tribal groups? PDTG को छोड़कर दिया है, except विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को छोड़ दिया जाए, है ना, जैसे भालिया है, सहरिया है, बैगा है, PDTG में आ जाएगा ना, उनको छोड़ दिया जाए। Particularly vulnerable tribal groups, विशेष पीढ़ी जनजाति। तो मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की कुल जनजातियां जो है वो 46 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? 46, है ना, कितनी पाई जाती है? 46 कुल जनजातियां मध्य प्रदेश में। इनमें अगर हम 3 विशेष पीबीटीजी को छोड़ देते हैं तो 43 है। पीबीटीजी में अगर आप जाओगे तो पीबीटीजी में आप जाओगे, मैंने ऊपर गया कमार, तो कमार पीबीटीजी है, लेकिन मध्य प्रदेश की विशेष जनजाति वो है नहीं, ज्यादातर धमतरी में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में, है ना, वहां सबसे ज्यादा। फिर चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 63 इंदल पूजा। इंदल पूजा किस जनजाति में होती है? बारेला। बारेला में बेटा इंदल पूजा होती है ना, इंदल की पूजा की जाती है बारेला, बारेला जनजाति। इस बात को ध्यान रखिए। ये उत्तरी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, उत्तरी मध्य प्रदेश जो है उससे रिलेटेड है। बारेला, बारेला जाति में इंदल पूजा होती है, इंदल पूजा की जाती है। देन द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट गोदुम बाजा, गोदुम बाजा, गोदुम बाजा, गोदुम बाजा, गोदुम बाजा को गोंड बजाते हैं, वो गोंडन को कहती है बैंगा, वो गोंड बजाते हैं। तो गोंड मंडला में, शहडोल में, अनूपपुर में भी पाए जाते हैं। गोंड आपको और जगह में मिलेंगे। इनमें शहडोल मंडला दोनों ही पाई जाती है। दोनों ऑप्शन चाहिए बेटा, ए भी चाहिए, सी भी चाहिए। शहडोल और मंडला दोनों में गोदुम बाजा बजाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ए और सी ऑप्शन आर बोथ आर करेक्ट। What was the income limit set for the scheduled tribe student for pursue education abroad? विदेशों में पढ़ने के लिए अनुसूचित जनजाति के बच्चे के लिए पारिवारिक आय की सीमा क्या है? कुल पारिवारिक आय सालाना 8 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, तभी बच्चा विदेश पढ़ने के लिए जाने का अवसर प्राप्त करेगा। 8 लाख भी ऑप्शन करेक्ट। इन विच ईयर वाज ट्राइफेड डायरेक्ट वो दिया ट्राइफेड वाज एस्टैब्लिश्ड, ट्राइफेड वाज एस्टैब्लिश्ड 1987, 1987 में ट्राइफेड को एस्टैब्लिश किया गया था। According to the provision of which schedule of the Constitution, the Tribal Advisory Committee was constituted. जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन 6वीं अनुसूची में होता है। 6th शेड्यूल में जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में वर्णन किया गया है 6th शेड्यूल में बेटा, 6वीं अनुसूची में, है ना, जनजातीय सलाहकार परिषद की का गठन किया जा सकता है। ये राज्यपाल के अनुशंसा पर होता है, हमेशा याद रखिएगा, है ना। इसके संबंध में विधानसभा के सदस्य सलाहकारी का कार्य करते हैं राज्यपाल। चलो अगला नेक्स्ट। According to the census of 2011, what percentage of the total scheduled tribe population of the country is in Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कंट्री पूरे देश की जो जनसंख्या है उसका कितना है, ये पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में देश की, हाँ, देश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना है? ये 14.70% है। नियर बाई ऑप्शन 14.69 है, तो आपको ये सही लगाना चाहिए। डी ऑप्शन 14.70 बुक्स में लिखा मिलता है, 14.69 इसमें दिया हुआ है। डी ऑप्शन इज करेक्ट है, करेक्टली माना जाएगा, पॉइंट नंबर को भी डिफरेंस है। अमंग द बॉन्ड ट्राइब द वर्ड बारी। अच्छा बारी का भैया, बारी का होता है बॉन्ड ट्राइब के लोग अपने घरों के पीछे जगहों पे छोटा सा एक प्लॉट जैसा गैलरी बनाकर उसमें अपने अपने खाने पीने के लिए सब्जियां, शाक और कुछ चीजें उगाते रहते हैं। एक खेती का मेथड है, लेकिन ये एक तरीके की इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, गहन कृषि जो सिर्फ अपने लिए की जाती है, कमर्शियल नहीं है। एग्रीकल्चर बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन बारी। देन द वर्ड नेतान इज रिलेटेड टू,
नेताम, नेताम भी इन्हीं से रिलेटेड है। गौंडों की उपजातियों के रूप में गोत्र नाम चलता है नेताम। ये टोटम है एक तरीके का नेताम, नेताम है ना, टोटम है, टोटम है भाई, एक प्रकार का टोटम है नेताम। बी ऑप्शन करें। 71 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आए। चलो ये अच्छे आए हैं, मैंने देखा इनको, बड़े अच्छे आए, कर सकते हो। देखो क्या मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है आपको, सीधे सीधे दिया हुआ है। अगर सारे नहीं भी पता, जो पता उनको लगा लो। जैसे नर्मदा तवा पर जाती है ना, देन आपकी चंबल, चंबल पार्वती पर जाएगी, है ना, चंबल पार्वती पर जाएगी। नर्मदा तवा पर तो सी का 4 ऐसे देख लो डायरेक्टली, सी का 4 दिया हुआ है, सी ऑप्शन में सी का 4 है, ए का 2 दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके लिए बी जो टॉस है उसके लिए बेलन हो जाएगी, और जो बची छिपरा उसके लिए गंभीर हो जाएगी। अगर पता है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 से भी निकल सकते हैं। मैच ऑफ फॉलोइंग का सबसे अच्छा फायदा यही होता है। अगला क्वेश्चन 72 क्या कहता है? 72 कहता है द रीजन फॉर द हाई वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, ये क्या क्वेश्चन है यार, उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता आने को लेकर क्या है, क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन होता है, इसके कई सारे रीजन है भाई। पहला, रेगिस्तानी क्षेत्र के नजदीक है, दूसरा तापमान अधिक है, तीसरा यहाँ पर नमी बहुत अनियमित तौर पर पैदा होती रहती है, जाहिर सी बात है। फिर भी मोस्ट सुटेबल आंसर देखा जाए तो हाई टेम्परेचर। क्या पाते हो कि नहीं पढ़ते यार क्वेश्चन बनाने से पहले, जो मन में क्वेश्चन बनाइए, कोई क्वेश्चन बनता है कोई, कभी कभी भरोसा हो जाता है गधे नहीं के सबके साथ आयोग में बिठा दिया तो। 73 बहियर प्लेटो ऑफ बालाघाट इज नोन फॉर विच मिनरल डिपॉजिट्स। बालाघाट का बहियर पठार किस खनिज के संचय के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, बालाघाट में बॉक्साइट होता है ना, बालाघाट में तांबा है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट बहियर नाम के पठार में होता है, पाया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है। ऑप्शन डी इज वेरी करेक्ट। 73 का डी है भैया, डी है। अगला 74 अगेन मैच ऑफ फॉलोइंग है, इतिहास से रिलेटेड है। नहीं, ज्योग्राफी से नहीं। सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट हलाली पर अभी है, सम्राट अशोक सागर। ओके, बाण सागर सोन पर आता है, रिवर शेड्यूल के पास, मुख्यालय शेड्यूल आता है। ओमकारेश्वर नर्मदा पर है, एक ही बच गया, कौन सा? हरसी, पार्वती में आएगा, है ना। चलो चेक करो, ए के लिए आना चाहिए 4 और फिर बी के लिए 1, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, सी ऑप्शन, और फिर डी का 3 सही, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। इजीली हो जाते हैं बेटा ये वाले क्वेश्चन, बहुत इजीली हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट 75 वेयर वाज द फर्स्ट शुगर फैक्ट्री? ओहो, मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल जावरा में लगी थी, रतलाम जिले में। डी ऑप्शन जावरा, रतलाम जिला। सीहोर में भी नहीं थी, बंद हो गई, रतलाम के जावरा में। आई थिंक वर्ष 1934 या 35 में, 1934 है ना, कंफर्म ही है। 1934 में अंग्रेजों के टाइम में मध्य प्रदेश में पहली शुगर मिल रतलाम जिले की जावरा में लगी थी बेटा, जावरा शुगर मिल के नाम से जानी जाती है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। 75 Indian astronomers are researching towards establishing a new mean टाइम का डोंगला मीन टाइम। डोंगला ऑब्जर्वेटरी के बारे में बताया था कि लास्ट में 3-4 बार डिस्कशन किया था, कहा था 21 जून को जाना, देख के आना, सन आपके सर के ऊपर होगा। डोंगला ऑब्जर्वेटरी उज्जैन के पास है बेटा, जिला उज्जैन लगता है। डोंगला मीन टाइम कर्क रेखा पर है एग्जैक्टली 21 जून को सर आपके सर के ऊपर हो जाता, सूरज सर के ऊपर हो जाता है ना। बी ऑप्शन इज What was the position of Madhya Pradesh in the production of pulses in the year 2021-2022? गुजरात पहले पे आ गया था, तो लॉकडाउन के ठीक बाद की बात है। मध्य प्रदेश दूसरे पे चला गया था सर, पहले समझ चुके हैं। दलहन उत्पादन में कोविड के ठीक बाद गुजरात पहले स्थान पर चला गया था, मध्य प्रदेश दूसरे। ठीक पूछा क्यों यार, 20, 21, 22 तक 26 में पूछ रहे होगे तुम, इतना प्रीवियस टाइम में जी रहे हो भाई तुम लोग, कितने आउटडेटेड लोग हो, कितने ओल्ड हो गए, कितने बूढ़े हो चुके हो तुम लोग। छोड़ दो अपने पदों को, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो। 2026 में तुम 2021-22 में क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तुम्हारे पास करंट अफेयर तुम्हें मिलता नहीं है, कहीं से नहीं मिलता, हमसे पूछ लिया करो भाई। क्लास लेने आ जाओ, पहले तुम लोग अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद पेपर पढ़ो यार, पढ़ो, पढ़ाई करो, पेपर बनाते हो यार, पढ़ नहीं रहे हैं, पेपर बनाना है हमें यूपीएससी का। वो भाई यूपीएससी वालों पढ़ाई कर लो, किसी अच्छी सी कोचिंग में एडमिशन ले लो, यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर लो, सिलेबस के कुछ भी बना रहे क्वेश्चन, जो मन में आ रहा क्वेश्चन बना लो। Which of the following soils is found in the Chambal basin? चंबल बेसिन में
कौन सी मिट्टी पाई जाती है भैया? मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है, चंबल में। सी ऑप्शन जो आलूवियल सॉइल, डायरेक्टली टिक करना। 79 द असीरगढ़ हिल्स आर सिचुएटेड। असीरगढ़ आपका आता है बुरहानपुर के पहले, है ना, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर ही लगता है ना। तो बुरहानपुर में आता असीरगढ़, यानी बुरहानपुर से पहले है, जिला बुरहानपुर है। बुरहानपुर वेस्टर्न पार्ट का हिस्सा होगा, है ना। बघेलखंड हो नहीं सकता, मैकल हो नहीं सकता, ईस्टर्न हो नहीं सकता। वेस्टर्न सतपुड़ा रीजन, पश्चिमी सतपुड़ा का हिस्सा है, क्योंकि पश्चिमी निमाड़ का हिस्सा है, निमाड़ का हिस्सा। तो ये ऑप्शन। देन नेक्स्ट 80 अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 the correct descending order of the districts in population growth during 2001 to 2011 decade is इंदौर पहले पे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था इंदौर में, है ना। इंदौर का पॉपुलेशन ग्रोथ 30 से ज्यादा था। झाबुआ में 28 के आसपास था। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन इंदौर, झाबुआ, भोपाल। इंदौर में सबसे ज्यादा था, डिसेंडिंग पूछा है गढ़चिरौली में, इंदौर में सबसे ज्यादा था, झाबुआ में, फिर बेटा भोपाल। डी ऑप्शन करेक्ट। अंडर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम बाय विच ईयर? अच्छा, कब तक कंट्रोल करना है हेपेटाइटिस को? 2030 तक कंट्रोल करने को बोला स्वास्थ्य मंत्रालय। 2030 डी ऑप्शन सीधा है, फैक्ट सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 ऑफ मध्य प्रदेश का 16 इकोनॉमिकल सर्वे जो लास्ट लाया गया था मध्य प्रदेश का, उसके आंकड़े को 6.16 दिया गया था मेगावाट में, यानी 67,660, 6.16, ठीक है, 6.660 आया। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 83 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश 2024-2025 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक एक जिला एक उत्पाद में कृषि संबंधित 6 मुख्य उत्पाद कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? कौन सा जिला सम्मिलित है? अनूपपुर में कोदो कुटकी है पक्का, है ना, और बालाघाट में चित्तौड़ के चावल है। नरसिंहपुर में भी कृषि उत्पाद है, और ग्वालियर में सैंडस्टोन आता है, और ये बोल रहे हैं नॉन कृषि, यानी कि बिना नॉन एग्रीकल्चर का। ये क्वेश्चन है काफी सर्वे अंडर नॉट इंक्लूडेड इन द केस ऑफ 6 मेजर एग्रीकल्चर। यस, ग्वालियर में बेटा सैंडस्टोन आता है ना, ओडीओपी में। ग्वालियर में नहीं आता। बी ऑप्शन ग्वालियर इज करेक्ट। ग्वालियर इज वेरी करेक्ट। द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी डायरेक्ट फैक्चुअल है, आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी कि वित्तीय समावेशन सूचकांक। हां, वित्तीय समावेशन सूचकांक 64.2% आया है, 64.2 की रेट थी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट द एंड ऑफ दिसंबर 2025, ये तो लास्ट अभी अपडेट भी हुआ था, वॉर के टाइम पर भी बताई गई थी इसकी अपडेट। तो इसकी अपडेट क्या आई थी? अभी जो यूएस डॉलर्स में हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार बचा हुआ 640.3 बिलियन डॉलर इस साल के अंत तक था, दिसंबर 2024 के टाइम पर, है। देन मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लॉन्च इन फरवरी 2025 इंक्लूड्स हाउ मेनी सेक्टर्स स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज? कितने सेक्टर्स की मध्य प्रदेश में, क्या है, फरवरी 2025 में शुरू की गई मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में कितनी क्षेत्र विशेष रणनीतियां शामिल की गई? अच्छा, ये इन्वेस्टर समिट वगैरह में लाई गई 10 की नहीं थी बेटा, तब आया था ये बात, तो न्यूज़पेपर में थे, तो ठीक है। 10 डी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 द स्कोर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 ऑफ मध्य प्रदेश इन द ईयर रैंक, इट रैंक 39 रैंक आई थी। सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट according to the report published by the Confederation of Indian Industry in February 2025, the share of pharmaceutical sector of Madhya Pradesh in terms of gross fixed capital formation in India. Confederation of Indian Industry की फरवरी 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के दवा क्षेत्र का सकल स्तर पूंजी निर्माण में भारत का इकोनॉमिक पूरी कैपिटल that was 2.2%। भारत के दवा क्षेत्र का कुल अंश 2.2% था। 89 हाल के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र ने चुनौतियों के बावजूद सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2023, ये बड़ा चैलेंजिंग है, तक सालाना वृद्धि दर्ज की थी। कितनी? इन द रिसेंट ईयर द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज शोन ग्रोथ एनुअली फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017 टू फाइनेंशियल ईयर 2023, डेमोंस्ट्रेटिंग resilience despite challenges which was approximately that was 5% बेटा, ये 5% था, ध्यान रखना ये 5%। सी ऑप्शन है, ए आंसर सी ऑप्शन। 90 हाउ मच ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड इन पेटेंट फिलिंग इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2018-19 एंड 2022-23? ये मुझे समझ में नहीं आता भाई, क्योंकि मैंने करके भी देखा इसको, तो कोई आंकड़े मैंने निकाल के भी देखे थे थोड़ी देर पहले, मैंने देखा है, लेकिन इसमें इतना तो नहीं मारा। और आगे का 380% प्लस आएगा ये सारे वर्षों का जोड़ने के बाद।
मुझे पता नहीं कहां से लेकर आए क्वेश्चन, 100% है ना, इस पर भी आपत्ति लाई है 100%, मैं तो इसका आपत्ति लाने वाला हूं, आपका नहीं पता। खैर 91 in which of the major minor rock edicts of Emperor Ashoka found in Madhya Pradesh in his personal name mentioned। ओहो, अशोक के मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले किस लघु स्तंभलेख पर या शिलालेख पर, लघु शिलालेख पर अशोक का वास्तविक नाम अशोक होता है? नीतू मास्को से उड़कर गुजरी, मैंने बताया था। नीतू मतलब नित्तूर, मास्को मतलब मास्की, उड़कर यानी उदयपुरम, गुजरी यानी गुजरा। मध्य प्रदेश में एक ही लघु शिलालेख आता था, गुजरा, दतिया जिले में। बी ऑप्शन करेक्ट है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बनना होगा सभी लोगों से। ओके, अगेन मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपको डायरेक्ट से बोली दी गई है, दूसरी तरफ जिला दिया गया कहां बोली जाती है। ये निमाड़ी तो निमाड़ में बोली जाएगी, तो निमाड़ का हिस्सा बड़वानी है, ठीक है। फिर भीली, भीली पश्चिमी मध्य प्रदेश में बोली जाएगी, भील जनजाति का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा यहाँ पर सिर्फ बलराम है ना। बचा कोरकू, कोरकू कोरकू जनजाति है तो बैतूल में पाई जाती है। और बच्ची गोंडी, गोंडी फिर मंडला में चली जाएगी, गोंड मंडला में ईस्ट में भी हो गया यार आंसर। क्या हो गया देखो, ए का आ जाएगा 3, बी का आ जाएगा 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट है ना फॉर क्वेश्चन नंबर 92। देन क्वेश्चन नंबर 93, which of the following sites in Madhya Pradesh is recognized as a World Heritage Site in Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है? ओरछा अभी नहीं आया, सांची स्तूप, सतपुड़ा, सांची स्तूप, भीमबेटका और आपका कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो है ना, ये सबसे पहली साइट्स में आए। तो सांची स्तूप है, इन तीनों में शामिल सांची स्तूप इस ऑप्शन में भी दिया हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज में। 94 which of the following statement about the main feature of the जगदम्बी टेंपल, ओहो खजुराहो की जगदम्बी मंदिर, विशेष मंदिर भाई, अत्यधिक कामुक मूर्तियों से भरा हुआ मंदिर जगदम्बी मंदिर खजुराहो, अत्यधिक। ये निरंधार शैली पर बनाया गया। निरंधार शैली समझते हो, मतलब इसमें स्थानीय परिक्रमा पथ नहीं है। ये कहता है इस मंदिर में एक ही कक्ष में अर्धमंडप और बरामदा दोनों व्यवस्थित है। दिस टेंपल हैज बोथ अ हाफ मंडप एंड अ बरामदा अरेंज्ड विद इन अ सिंगल। हां, कंदारी महादेव के जैसा दिखने में, लेकिन हल्का सा साइज में छोटा, इस वजह से हो जाता। सही है, बिल्कुल सही है। दिस टेंपल लेट्स अस सर्कमएम्बुलेशन पाथ, इस मंदिर में प्रदक्षिणा पथ, यस सर्कमएम्बुलेशन पाथ नहीं है, मैंने भी बताया निरंतर शैली में। गर्भगृह में लक्ष्मी की विशालकाय मूर्ति है, ये गलत है भाई, नहीं है, पार्वती जी की मूर्ति है। पहले ये मंदिर के बारे में ऐसा कहते हैं विष्णु जी के लिए बनाया जा रहा था, क्योंकि इसके गर्भगृह के बाद विष्णु जी की मूर्ति है। लेकिन फिर बाद में मतलब ये माना गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि बनाया संभवतः विष्णु और लक्ष्मी के लिए गया होगा, लेकिन बाद में पार्वती के लिए बना दिया गया इसको, है ना। तो पार्वती की मूर्ति लक्ष्मी जी की नहीं है। और स्टैचू ऑफ विष्णु इज इंस्टॉल्ड, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर इज सी, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, सी आंसर इज रॉन्ग। 95 अगेन मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ प्राइस दी गई है, एक तरफ सब प्राइस दी गई है, जनजाति और जाति, ठीक है। ओके 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 ओके, तो ये बैगा दिया हुआ है इसमें, भारिया कोरम सदलिया, है ना, और बैगा बैगा की नरोतिया, ठीक है, नरोतिया भारिया, है ना, बैगा की तो नरोतिया है, और भारिया के लिए, भारिया में भूमिया आते हैं, भूमिका भूमक होते हैं भारिया, है ना। क्या करना है तो आप दीजिए, इन्होंने सारा बैगा 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 नरोतिया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मिलेगा भैया। क्वेश्चन नंबर 95 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और बाकी के सी कोल, कोल के लिए रोहिया है, और डी सहरिया के लिए आपका डंडा है। चलिए नेक्स्ट अगला है, which of the following facts about the आदमगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट इन नर्मदापुरम, होशंगाबाद नर्मदापुरम हो गया जिसमें आदमी, अच्छा फॉल्स पूछा गया, ओके फॉल्स पूछा गया, फॉल्स पूछा गया है। तो यह प्रस्थल नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स मिले हैं उनका ऑथेंटिसिटी। विष्णु श्रीधर वाकनकर ने नहीं खोजा भैया, उन्होंने भीमबेटका खोजा था, विष्णु श्रीधर वाकनकर ने नहीं खोजा, ये कोई घोष थे उन्होंने खोजा था, दैट वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय विष्णु श्रीधर वाकनकर, ये ऑप्शन गलत है भैया, है ना। 96 का सी आंसर है, विष्णु श्रीधर वाकनकर ने भीमबेटका खोजा आरंभ कर दिया। मैच द फॉलोइंग राइटर्स फ्रॉम मध्य प्रदेश विद देयर रिस्पेक्टिव वर्क्स, अरे वाह, ये तो साहित्य से आया प्रश्न, अच्छा प्रश्न। केशव दास, गांधी पंचसती के लेखक थे केशव दास, केशव दास गांधी पंचसती कहाँ है,
गांधी पंचसती, केशवदास 3, ए का 3, ए का 3, ए का 3, ए का 3, डी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन नहीं, गांधी केशवदास तो वैल्यू दिया था नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र का गांधी पंचसती केशवदास बहुत पुरानी गांधी पहले ही हो गया। मुल्ला राममोहन ने गुलाबी अर्जुन की पूछ की है, ये अपन ने पढ़ा है, कवि प्रिया लिखा है, केशवदास ने ये भी पढ़ा है, और पद्माकर ने गंगा लहरी लिखी है, ठीक है। तो वो केशवदास का जाएगा कवि प्रिया, ए ऑप्शन आएगा, बी का 3 है, सी का 1 है, ठीक है। बी ए ऑप्शन इज करेक्ट। केशवदास ने कवि प्रिया लिखी थी, भवानी प्रसाद ने गांधी पंचसती लिखी है। अच्छा, वैसे भवानी प्रसाद से हम निकाल सकते हैं इसका आंसर, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा कुछ भी, अगर साहित्य तो भी निकाल सकते थे यार इसका आंसर, क्योंकि अकेले भवानी प्रसाद मिश्र ही हैं जो कि भक्तिकाल या रीतिकाल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर यही प्रयोगवादी काल या आधुनिक काल के कवि हैं, और गांधी जी आधुनिक काल में रहे हैं, तो वही लिख सकते हैं गांधी पंचसती, है ना। और बी के लिए 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया और कहीं दिया नहीं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसका, इजी है। नेक्स्ट अगेन आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन रैली रेलो गीत है, सिंगारी भक्ति गीत है, निर्गुण भक्ति संत, निर्गुणी फिलोसॉफिकल सॉन्ग। ओके, बी का ए हो जाएगा, बी का ए सी में दिया हुआ है और ए में भी दिया हुआ नहीं है, फिर सी में दिया हुआ, वैसे भी सॉल्व हो गया सिंगारी सी। बाकी देखा जाए आला उदर बी रस से उत्पन्न है, हीरोइक सॉन्ग है, तो डी का 2 होगा, डी का 2, डी का 2, डी का 2, बी का 1 और डी का 2, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। बंगुलिया और आपका वेलोगीत युवाओं के लिए गाया जाता है, बंगुलिया गायन जो है वो धार्मिक गीत है। सो आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नोवेल आनंदमठ पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत अच्छा नोवेल है, पढ़िए एक बार। बंकिम चंद्र चटर्जी को उपन्यास आनंदमठ के अनुसार किस पात्र द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया? हु sang the song वंदे मातरम इन दैट नोवेल? उस नोवेल की कहानी के अनुसार सिपाही भवानंद ने इस गीत को सबसे पहले गाया था, भवानंद। देन लास्ट क्वेश्चन अभी आज के एग्जाम का, आज की who is credited with transforming the march of theatre style of Malwa into present day performing art? यार इसमें 2 नाम प्रोफेसर पढ़े हुए हैं, ये तो मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि एक तो कोई शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा है, और दूसरे व्यक्ति जो है वो बालमुकुंद आचार्य बालमुकुंद जी, जिन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म किया है प्रेजेंट स्टाइल में। प्रेजेंट स्टाइल यानी प्रदर्शनकारी विभाग, ये इसी में दिया हुआ है ना, प्रदर्शनकारी विभाग। और बालमुकुंद और ये ओम प्रकाश दोनों इसमें नहीं दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी मेरे को डाउट में चल रहा है कि मेरे हिसाब से इसका आंसर ओम प्रकाश शर्मा होना चाहिए, मेरे ख्याल से ओम प्रकाश शर्मा मसीह का आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने ये पहचान दिलाई है इसको सबसे ज्यादा मालवा क्षेत्र में आधुनिक विधा के तौर पर, और वो ऑप्शन में मुझे दिख नहीं रहा। खैर चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज। आई होप आपके बहुत अच्छा गया होगा, आपको इसमें किसी प्रकार का कोई ज्यादा खास डाउट आया नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल हैं। अगर हम नेगेटिव मार्किंग के साथ कट ऑफ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कोई भी व्यक्ति, विशेषता अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो 65 to 70 क्वेश्चंस आर नॉट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन हु स्टडी, जिसने पढ़ाई करी। तो मेरे ख्याल से आप ये मान के चलिए कि 65 से 70 को जाना है ना। हो सकता है कि 70 पे चला जाए कट ऑफ, उससे नीचे ना, लेकिन 65 आप मिनिमम मान के चलिए, है ना। जो 60 से नीचे वाले स्कोर पर आ रहे होंगे उनके लिए संभावना बहुत ज्यादा कम है। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग ये तो होगी होगी, है ना, जाहिर से, इसलिए मैंने 65 पर लिया, अदरवाइज 70 60-65 जाएगा आराम से, बताते हैं इजीली जाएगा। तो क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, देखा जाए मॉडरेट है, उतना टफ भी उतना इजी भी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं बन रहे, किसी से भी नहीं बन रहे, राइट। देखो जो देखा जाए तो क्वेश्चंस जो कि फैक्चुअल है और वो डेटा बेस्ड है, डेटा पर है, तो वो अगर किसी के पास आंकड़ा नहीं होगा तो वो ज़्यादातर लोग किसी से भी नहीं बनेंगे, तो का कोई मारेगा नहीं पिछली बार के, तो किसी से भी नहीं बनेंगे। लेकिन जो किसी से भी बन रहे हैं वो आपसे नहीं बन रहे, तो डेफिनेटली आप पीछे चले जाएंगे। तो करंट अफेयर्स मेजर पार्ट रोल प्लेयर था। मेरे को लगता है कि स्टैटिक पार्ट में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, डायरेक्ट है, पॉलिटी डायरेक्ट है, हिस्ट्री भी मैक्सिमम मैथ द फॉलोइंग में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ज्योग्राफी डायरेक्ट है आपकी, बहुत इजीली आप दे सकते हो जवाब, है ना। एक इकोनॉमिक जरूर डेटाबेस पूछा गया है, और करंट अफेयर्स, ये 2 चीजें जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही होंगी। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स ठीक से प्रिपेयर नहीं किया, रेगुलर नहीं पढ़ा नहीं है, उन लोगों को करना पड़ेगा।
और देखो एग्जाम अगर नहीं भी निकल रहा है किसी का तो अफसोस ना करें, हर साल आएगी वैकेंसी, अगले साल फिर आएगी, कुछ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आपके टारगेट फोकस करके एक ही एग्जाम पर फोकस करके आपको उसको चलना होगा, है ना? क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे, उसके एनालाइज करोगे, उसको पूरी तरीके से अपने एनालिसिस में लाओगे, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाइए, उसके पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, देन आफ्टर यू कैन गो वेल इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट? खैर चलिए, आप सभी को ऑल द वेरी